स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। और स्केलेटन सिस्टम से भी लगभग मान के चलो बायोलॉजी में एक या दो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, मतलब दो से ज्यादा तो नहीं आते, बट एक या दो के करीब जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम को शुरू करने से सबसे पहले इसको समझ लो, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो हेडिंग डाल दो, फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, एक छोटी सी हेडिंग डालना लेफ्ट हैंड साइड पे, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, कि हमारी बॉडी को या और भी जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी को ये स्केलेटन सिस्टम क्यों, मतलब मैंडेटरी क्यों है, क्यों चाहिए उनको। तो फंक्शंस लिखिएगा, सबसे पहले लिखिए, शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं, फ्रेमवर्क या फ्रेम फॉर द बॉडी, शॉर्ट में लिख दो। पहला फंक्शन जो होता है फ्रेम, फ्रेम फॉर द बॉडी, जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, ये इसी स्केलेटन सिस्टम की वजह से, चाहे हमारा हो या किसी भी मैमल का, फ्रेम फॉर द बॉडी, ठीक है। देन दूसरा फंक्शन लिखिएगा, प्रोटेक्शन द इनर ऑर्गन्स, या प्रोटेक्ट द, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स, इनर ऑर्गन्स, ठीक है। हमारे जितने भी इनर ऑर्गन्स होते हैं उनको जो ये आपका स्केलेटन है, चाहे हमारा हार्ट हो, लंग हो, लिवर हो, ठीक है, या हमारा ब्रेन हो, उसके ऊपर ये हमारा स्केलेटन होता है, सॉरी ये स्कल हमारा होता है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को जो है आपका जो स्केलेटन है वो क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। देन उसके बाद अटैच्ड, अटैच विद मसल्स, हमारे स्केलेटन का अटैचमेंट होता है, देखिए अटैच, अटैच विद, अटैच with muscles, attach with muscles with the help of tendons, किसकी मदद से, टेंडून की मदद से, ठीक है, TENDONS, attach with muscles, attach with muscles with the help of tendons, with the help of tendons, ठीक है। एक तो ये इसका फंक्शन हो गया। फिर लिखो जनरेट या प्रोड्यूस आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, प्रोड्यूस आरबीसी, प्रोड्यूस आरबीसी, ठीक है। अब आरबीसी भाई बोन्स कैसे बनाती है, मैंने कल पिछली लेक्चर में बताया था कि हमारे क्या होता है, बोन मैरो होता है, ये कमर के नीचे बीच में पार्ट है हमारा बोन मैरो। तो इस बोन मैरो में क्या होती है, लगातार जो है ये आरबीसी बनती है। तो आप कह सकते हो कि स्केलेटन सिस्टम का जो बोन मैरो का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि वो आरबीसी बना रहा है, ठीक है। तो आरबीसी लिख दो, उसके आगे लिख दो बोन मैरो, आपका बोन मैरो, ठीक है। तो ये कुछ इसके क्या हो गए, मेन मेन आपके स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस हो गए, चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स में हो, चाहे वो किसी भी मैमल में हो, भूले भटके के कभी कभार ये फंक्शंस पूछ लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक इसकी जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसकी अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पर लिख रखा है, द स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द बोन्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी, ठीक है। अभी पढ़ेंगे उनके बारे में, जॉइंट्स के बारे में और बोन्स के बारे में। ईच बोन इज अ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, प्रोटीन, फाइबर्स एंड मिनरल्स। तो हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, प्रोटीन, फाइबर्स हैं और मिनरल्स की आपकी बनी होती है, ठीक है। फिर अभी ये लिखा दिया था मैंने, द स्केलेटन सपोर्ट प्रोटेक्शन फॉर द सॉफ्ट टिश्यू एंड द इनर बॉडी, पहले उसको छोड़ देते हैं हम लोग। फिर एक क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है कि बोन और कार्टिलेज में फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये कई बार पूछते हैं कि भाई बोन क्या है और आपकी जो कार्टिलेज है वो क्या चीज है। तो देखो बोन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि बोन इज अ हाईली रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। टेक्निकली बोन क्या है बोलोगे, ए हाईली रिजिड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट। दे आर अ टाइप ऑफ टिश्यू विच कंप्राइजेस ब्लड वेसल्स एंड सेल्स, कुछ में आपके अंदर अंदर ब्लड वेसल्स और सेल्स इसमें होती है। और कार्टिलेज की अगर हम बात करें, इट इज अ थिन फाइब्रस फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू विच इज मेनली फाउंड इन एक्सटर्नल ईयर, ये जो आप कान है आपके उसमें आप इसको देख सकते हो कि आपके यहाँ कानों में आपकी होती है। लैरिंक्स हो गया, यहाँ पर जो आपकी होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ठीक है, और सरफेस ऑफ द जॉइंट हो गया। अब देखो एक और खास बात क्या है, दीज कार्टिलेज लैक ब्लड वेसल्स, यानी कि इनमें जो है आपके ब्लड वेसल्स नहीं होती, जबकि बोन में, कुछ बोन्स में आपको ब्लड वेसल जो है थोड़ी बहुत पेनिट्रेट करती है, ठीक है। बाकी फिर ये और थोड़ा इन डेप्थ में मैंने बोन्स और कार्टिलेज के बीच में एक डिफरेंस है वो देख रखा है आप लोग के लिए, कि बोन्स आर हार्ड, ठीक है, कार्टिलेज आर क्या होती है, सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू की होती है, ठीक है, ये एक है। और फिर बोन्स आर ऑफ टू टाइप, कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी, ठीक है। कार्टिलेज इज ऑफ थ्री टाइप, कार्टिलेज जो है तीन तरीके की होती है, हाईलाइन कार्टिलेज होती है, फाइब्रोड कार्टिलेज होती है और इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ठीक है।
बोन सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइटस, और कार्टिलेज सेल को देखो क्या बोलते हो, कॉन्ड्रियोसाइटस। तो इसको भूलना नहीं। ये मैं अभी क्या कहते हैं, ये पीपीटी शेयर कर दूंगा तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस समझ आएगा कि कार्टिलेज में डिफरेंस क्या होता है और आपकी बोन्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, अब आते हैं सीधा बोन्स के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो इसको लिखो, हेडिंग डालना डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। हेडिंग डालो डिवीजन, डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम यानी कि ये जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ये इसको हम किस तरीके से डिवाइड करें कि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है उन्होंने आराम से इसको क्लास 12 की किताबों में जो है इसका डिवीजन दे रखा है, और वही चीज आपको पढ़नी भी है। तो इसको लिखिएगा, इट इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। ऐसे लिखो, इट इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। तो इसका फ्लो चार्ट बनाना थोड़ा आसान रहेगा, ऐसे करके। सामने स्केलेटन है तो समझाता जाऊंगा मैं साथ में। पहला लिखो, जो फर्स्ट है आपका एक्सेल स्केलेटन, और दूसरा लिखिएगा एपेंडिकुलर, APPEN, एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, हमारा जो ये पूरा सिस्टम है इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया है, एक एक्सेल बनाया गया है, एक एपेंडिकुलर बनाया गया है। अब बोलोगे भाई एक्सेल में क्या क्या है, तो यहाँ पर एक एरो बनाओ, लिखो एक्सेल में क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला एक्सेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्कल, या जो रखा गया है स्कल को रखा गया है। ठीक है, पहला हो गया स्कल। अब स्कल क्या है भाई हमारा, अगर आप देखें तो ये स्कल है हमारा। ठीक है, ये हमारा स्कल है। ठीक है, इसमें पूरा आपका फोरहेड, पूरा सर हैगा पार्ट है ये, और आपका आंखें हो गया, जबड़े हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्कल हो गया। तो अब देखो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है क्या, पहला कि एक्सेल जो स्कल है वो किसके अंडर में आएगा, एक्सेल के अंदर में आएगा कि एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंडर में आएगा। तो क्या टिक करके आओगे, एक्सेल। फिर दूसरा पार्ट क्या है भाई हमारा, ये तो हो गया पहला। दूसरा और क्या रखा गया इसमें, लिखो लोअर जॉ, लोअर जॉ। ठीक है, ये जो आपका मुंह है, माउथ है, जो ऊपर नीचे जा रहा है बोलते समय या खाते समय, ये एक्सेल में रखा गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है आपका हायोड बोन, HYOID बोन, ये भी आपको यही स्कल में ही मिलेगी अंदर की तरफ। तो पहला हो गया स्कल, दूसरा हो गया लोअर जॉ, थर्ड आपका हायोड बोन। ये सब एक्सेल स्केलेटन के पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं अरुण, सोनाली, शेरवी, समझ में आ रहा है किस तरीके से डिवीजन कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद उसके बाद आपका फोर्थ जो पार्ट है वो है आपका क्या, चेस्ट बास्केट, चेस्ट बास्केट। अब ये चेस्ट बास्केट का है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये आपका रहा चेस्ट बास्केट। ठीक है, ये जो बेचारा चेस्ट बास्केट है, ये आपके दो लंग्स, आपका हार्ट, और थोड़ा सा आपका क्या, लिवर, उसको अपने अंदर रखता है। ठीक है, इसका ये काम है कि खास तौर पे आपके लंग्स को बचाना और आपके हार्ट को। ठीक है, लेकिन मेन तौर पे लंग्स को। तो जब भी किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले डॉक्टर को यही चिंता होती है कि कहीं ये जो चेस्ट बास्केट में जो ये रिब्स हैं, ये टूट के अंदर लंग्स में तो नहीं चली गई, तो तुरंत जाके लंग्स को पंचर कर देती है। तो चेस्ट बास्केट के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, चेस्ट बास्केट के अंदर हम लोग स्टर्नम और रिब्स पढ़ते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको स्टर्नम, ये स्टर्नम और रिब्स, यानी कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि चेस्ट बास्केट किससे मिलके बना हुआ है, तो भाई क्या टिक करेंगे, ये आपके रिब्स से और स्टर्नम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और पांचवा पार्ट जो एक्सेल स्केलेटन के अंडर में आता है वो है आपका वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, VER, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, आप लोग को वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, इसमें देखो डायग्राम में, ये आपका ये रहा वर्टिब्रल कॉलम। ये जो आपके कहा स्कल का जो आखिरी पार्ट है आपका, यहां से शुरू होता है और पूरा आपके कमर तक के नीचे तक जाता है। और देखिए वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअल में ऐसे ही होता है, फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा ऐसे शेप का होता है यूं। ठीक है, कभी भी वर्टिब्रल कॉलम आपका सीधा नहीं होगा। तो सोनाली को छोड़ के मुझे बताओगे तुम दोनों की, ये क्या कहते हैं शिवी,
और अरुण ये हमारा वर्टिकल कॉलम ऐसा सीधा क्यों नहीं है, ऐसा हल्का सा टेढ़ा क्यों, मतलब ऐसा यहाँ से थोड़ा सा कर्व है और यहाँ से कर्व है, क्या कारण है, कोई लॉजिक है इसके पीछे? तो हमारी बॉडी रहती है। अच्छा, हम तो ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं ना। हाँ अरुण क्या बोल रहे थे आप? सर सपोर्ट के लिए सर। हाँ तो वो तो है ही, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा वर्टिकल कॉलम ऐसा स्ट्रेट क्यों नहीं है, ऐसा ऐसा करके शेप क्यों बनाता है, आर्च शेप? तो और स्ट्रेट हो ही नहीं सकती, अच्छा क्योंकि वहाँ पे ऑर्गन है जिसके जैसे ऊपर से थोड़ा पीछे होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सोनाली एनी आइडिया? सर ताकि मतलब जब भी हम मूव करें हाँ कर्व मतलब, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। देखो स्ट्रेट जब भी, रहेगा तो हाँ देखो जब भी हम लोग चलते हैं, कूदते हैं, थोड़ा सा भी कूदते हैं तो एक जर्क लगता है, ठीक है। तो ये जो आपका स्पेशल जो ये शेप है ना यहाँ पर और यहाँ पर, ये इस जर्क को एक स्प्रिंग की तरह क्या करता है, उस जो फोर्स होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो तो हर बार आपके चलने में हल्का सा एक सीढ़ी भी, लैडर भी कूदने में आपको झटका लगेगा, और सीधा झटका आपके ब्रेन में या आपके नर्व में जाएगा, ठीक है। इसलिए ये आपका हल्का सा क्या होता है, ऐसे टिल्ट होता है। ये एक्चुअल राइट पोजीशन है आपके किसकी, वर्टिकल कॉलम की। और जो अभी हम लोग की आदतें हैं, बैठ बैठ के, झुक के बैठ के टीवी देख रहे हैं तो सोफे पे ऐसे बैठे, पहले तो सोफे पे बैठे और बैठते बैठते ऐसा बैठ गए कि लेट ही गया आधा, है ना, या कुर्सी पे बैठे हैं पढ़ते पढ़ते आधा लेट गए, तो वो फिर आपको, आपने सुना होगा ना सर्वाइकल पेन, ये वर्ड सुनोगे आप लोगों ने बड़े आजकल बहुत, ये भी क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज है, क्या, सर्वाइकल पेन। कई लोगों को यहाँ पे यहाँ गर्दन में पेन होता है, ठीक है, जो लगातार लैपटॉप पे काम करते हैं या जो भी आप लोग ऑनलाइन क्लास दे रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह सर्वाइकल पेन होती है, बहुत लोगों को होता है। उसका उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आफ्टर 40 मिनट्स ब्रेक लो, 50 मिनट्स ब्रेक लो, उससे ज्यादा नहीं, 50 मिनट से ज्यादा बैठा मत करो, ब्रेक लो, थोड़ा चलो फिरो, गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कंधों को घुमाओ, और फिर ज्यादातर लोगों को जो दूसरा पेन होता है वो आपका क्या है, ये वाला पेन होता है, कौन सा, ये जो लुम्बर पेन होता है, जिसमें कहते हैं स्लिप डिस्क हो गई कमर में, कि वो गलत पोजीशन पे क्या करते हैं, वेट को उठाते हैं, जैसे पानी की बाल्टी हो गया, तो वो स्लिप डिस्क हो जाती है, ठीक है। स्लिप डिस्क तो सबने सुना होगा ना वर्ड, ये बहुत खराब चीज होती है, यस सर। क्योंकि ये जो आपकी है ना स्लिप डिस्क में, ये जो आपकी है, ये सारी डिस्क होती है जो आप सामने देख रहे हो, ये एक एक डिस्क है, अभी पढ़ेंगे इनको हम लोग, ठीक, चलो वापस आते हैं अपने उसमें, ठीक। तो तो ये हमारे 5 पार्ट किसके हो गए, हमारे 5 पार्ट एक्सेल स्केलेटन के हो गए, इसको याद रखना, ठीक है, इस तरीके से। हाँ अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम किसमें, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो इसमें लिखिएगा सबसे पहला आपका, जो फर्स्ट आपका आएगा, पहला लिखिएगा, बहुत आसान है इसमें, पेक्टोरल, PECTORAL, पेक्टोरल, यहाँ पे अभी आपको दिखेगा नहीं डायग्राम में, असल में हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पेल्विक, ये सारी हड्डियां जो है आपको कमर में मिलेंगी, हाँ? ये जो स्ट्रक्चर है, चल पीछे वाले मैंने रखा हुआ, ये रहा, ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोग को, पेल्विक हो गया, है ना, ये आपका पेक्टोरल हो गया, खैर इतना डिटेल लिया ना, ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल लिया मैंने। ये जितनी आपकी यहाँ पे हड्डियां हैं ये दोनों इसके अंदर में आती हैं, बस मोटा मोटे तौर से जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेक्टोरल हो गया, पेल्विक हो गया। फिर थर्ड लिखो आपका फोर लिम्ब, ठीक है, और आपका हिंड लिम्ब, यानी कि हम किन की बात कर रहे हैं, डायग्राम की तरफ देखोगे, ये आपके यहाँ कंधे से शुरू करते हुए ये जो पूरा आपका हाथ है, इनकी हड्डियां, और ऐसी आपके कूल्हे से शुरू करते हुए आपका जो पैर थे नीचे, इनकी हड्डियां, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक, लिख दिया। तो एक्सियल स्केलेटन हो गया, अपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया। अच्छा अब यहाँ से एक वो जो बेसिक क्वेश्चन जो अब पूछना उन्होंने बंद कर दिया है, क्या, कि इन सबको अगर आप हड्डियों को मिलाएंगे, टोटल करेंगे, तो आपकी कितनी हड्डियां होंगी, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, कितनी होती टोटल, 200 है, 16 206, बचपन में रहते। अरे बचपन में तो ज्यादा होती हैं, बचपन तो ये टोटल कितनी है आपकी, 206 होती है, ठीक है। अच्छा अब रही बचपन की बात, तो बुक्स भी कई अलग अलग दिखा रही है, मैं कई बुक्स में देख रहा हूँ उसमें लिखा है 270,
और कई में आपका लिखा है 300, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो फ्यूज होके आपकी 206 होती है। ऐसे जो है कि जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो हड्डियां निकलती तो है नहीं हमारे शरीर से, तो जो आपकी पहले हड्डी 4 हड्डियां होती थी उनके जॉइंट्स मिल जाते हैं, वो 4 का 1 बन जाती है ना। अभी हमने उसमें नहीं आना है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई हड्डियां। अच्छा, अब यहाँ पर आप जो है एक चीज लिख सकते हैं, एक मिनट, एक मिनट, ठीक, चलो अब एक एक करके इसको शुरुआत करते हैं। यहां तक हमारा हो गया। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं किसमें, स्कल में। तो स्कल में आ जाओ, फटाफट करेंगे, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसमें। स्कल में डाल दीजिए हेडिंग स्कल, जो आप देख रहे हैं सामने। मूवीज में उसको डरावना दिखाते हैं, पर हम असल में स्किन अगर हमारी हटा दी जाए तो हम सब लोग अंदर से, हमारा स्कल एक जैसा है, किसी को कोई पहचान ही नहीं पाएगा चेहरे से, सबका बनावट एक जैसी होती है। चलिए स्कल में आते हैं हम लोग। तो इसमें लिखिए, इट इज डिवाइडेड into two parts. It is divided, मेन तौर पे मैं बता रहा हूँ, it is divided into two parts. जो स्कल है हमारा, divided into two parts. पहला लिखो, फर्स्ट आपका क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम। और सेकंड पार्ट लिखो आपका फेस, क्रेनियम और फेस, ठीक है। क्रेनियम हो गया और आपका फेस हो गया, ठीक। अब अगला क्या क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि ये जो क्रेनियम है वो कौन सा पार्ट है स्कल के अंदर, जो आपको सामने दिख रहा है, और जो फेस है वो कौन सा पार्ट है। तो देखो, अगर मैं क्रेनियम की बात करूं तो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां से, ये पूरा पार्ट जो है ये आपका क्या है, क्रेनियम है, ठीक है। इतना पूरा आपका माथा हो गया, ये साइड का पार्ट हो गया, पीछे हो गया, ये सब क्या है, आपका क्रेनियम का पार्ट है। और फेस जो ये सामने का आपका पार्ट बचा, ठीक है, ये आपका पूरा किसके अंदर में आ गया, फेस के अंदर में आ गया, ठीक। अब ये क्या करते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, पूछते हैं कि ये जो आपका क्रेनियम का पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये कितनी बोन से मिलके बना हुआ है। ये बोन से अलग अलग, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये आपके बोन्स के जॉइंट है, ये एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, फिर ऐसे करके ये जॉइंट है, ऐसे करके, ठीक है। ये छोटे छोटे आपके जॉइंट है, ये सारे जॉइंट हैं। तो क्या होता है कि पहले पहले लिख लो कि कितनी बोन्स होती है, समझ में आएगा। अगला पॉइंट आके लिखिए, क्रेनियम, जो पहला पार्ट था, क्रेनियम is made up of cranium is made up of 8 bones, 8 bones। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन कौन सी है। तो सोचिए आपका जो ये स्कल है, ये सॉरी क्रेनियम का ये पार्ट है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ, यहाँ पर पूरा आपकी ये 8 हड्डियां हैं। तो क्या होता है कि जब किसी का बहुत सीवियर हेड इंजरी होती है एक्सीडेंट में, तो क्या होता है, इंजरी होने के बाद ना ब्रेन में सूजन आती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये 8 बोन्स को निकाल देते हैं, या जहां पर उनको लगता है कि सूजन आ रही है इन बोन्स को, क्योंकि ये सब जिगजैग जैसी ऐसे करके रखी हुई है, इनको काट के निकाल देते हैं, जिससे वो सूजन जो है ब्रेन को नुकसान ना पहुंचाए। बहुत रेयर केस में निकालते हैं, हर केस में नहीं निकालते। तो बोन्स देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले लिखिएगा आप लोग फ्रंटल, लेफ्ट साइड पे लिखना, FRONTAL, फ्रंटल। इसके आगे लिख दो 1, ये जो आपका माथा है, ठीक है, ये फ्रंटल, ये एक ही हड्डी है, ये पूरा आपका एक फ्रंटल, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा फ्रंटल के बाद दूसरा आपका ऑसिपिटल, OCCI, ऑसिपिटल। इसके आगे भी एक लिखो। अब ये ऑसिपिटल कहाँ है, तो माथे के ठीक अपोजिट साइड में पीछे की तरफ, यहां पर, ये आपकी कौन सी बोन है, ऑसिपिटल, ठीक है। पहली होगी ये फ्रंटल, फिर उसके बाद ऑसिपिटल। फिर आपका लिखिएगा पेरिएटल, PARIETAL, पेरिएटल, ठीक है। पेरिएटल के आगे लिख दो 2, ये आपके दोनों कानों के ऊपर होती है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी, पर दोनों कानों के ऊपर होती है, महसूस नहीं कर पाओगे ऐसे, लेकिन ये 2 होती है, एक इधर होती है, एक उधर होती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे वो बताएगा, यूपीएससी बताता हूँ मैं आपको, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कैसे बताता है वो। पेरिएटल हो गया, फिर लिखो टेम्पोरल, TEMPORAL, टेम्पोरल। इसके आगे भी 2 लिखो, टेम्पोरल, ठीक है, ये 2 हड्डियां आपकी होती हैं, टेम्पोरल। उसके बाद लिखो स्फेनॉइड, SPHENOID, इसके आगे 1, और उसके बाद आपका इथमॉइड, ETHMOID, इसके आगे लिखिए 1। लिख दिया तीनों ने, हो गया सबका।
अब देखो क्वेश्चन यस सर। कैसे पूछते हैं वो, कि इनमें से कौन सी पेयर है और कौन सी सिंगल है। तो अगर आप देखो आपको दो ही पेयर मिलेंगी, एक आपकी क्या पेरिएटल वो पेयर में यहाँ ठीक कान के ऊपर होती है यहाँ पर, और टेम्पोरल ठीक उसके ऊपर इसका यहाँ बीच में, एक यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर, ये आपकी क्या होगी टेम्पोरल होगी। बाकी स्पोनाइड यहाँ पर इधर साइड में होती है, एथमॉइड आपकी होती है, वो आपको एक्चुअल लोकेशन नहीं देखनी, बस इतना रखना है कि सिंगल कौन कौन सी है। तो टोटल जो है आपकी 8 बोन्स होगी। तो देखिए आपके स्कल का जो ये क्रेनियम का पार्ट है कितना, मतलब जो भी हमारा जेनेटिक्स के इंजीनियर रहे होंगे, जिनको हम अलग अलग जो भी बोलो आप इसको भगवान बोलो कुछ भी नाम से बोल लो, जो भी ह्यूमन बॉडी बनाई कितनी सोफिस्टिकेटेड बनाई, अलग अलग तरीकों से इन्होंने क्या बनाई है, बोन्स बनाई। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 8 बोन्स। तो इनको आपको रट्टाफिकेशन करना है, कई बार ये मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती है। अच्छा, अब आते हैं अपने फेस में, हमारा जो चेहरा है, तो फेस लिखो। तो सरप्राइजिंगली फेस में कितनी बोन्स होती है, किसी को पता है टोटल बोन्स? 14। सोचिए आपके क्रेनियम में ही 8 बोने हैं और बाकी आपके फेस में कितनी बोन्स हैं, आपकी 14 बोन्स है। ठीक है, फेस में आपके 14 बोन्स है। ठीक, और अगर मैं मसल्स की बात करूं, आपके फेस की मसल्स की बात करूं, तो वो मोर देन 100 है। और इसीलिए आप इन मसल्स से और इन बोन से अलग अलग अपने चेहरों के क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो भाई इसीलिए बोलते हैं कि आपका सर बहुत ही वैल्यूबल है, और इसलिए कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय आप हेलमेट पहने, वो भी आईएसआई मार्क का, जो एक्सीडेंट होने पे टूटे ना, क्योंकि ये सर की जो इंजरी होती है वो बहुत खतरनाक होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और सर ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ? तो मैं आगे बढ़ू। फेस की कितनी 14 बोल्स ये नहीं लिखनी हमने, बस वो क्रेनियम की याद रखना कौन सी। ठीक है, अच्छा 14 बोल्स में अगर हम बात करें तो आपका ध्यान रखना कि जो आपका लिख लो, इसमें दो को तो लिख लो, एक आपका अपर जॉ, अपर जॉ लिखो, उसके आगे एरो बना दो, और लोअर जॉ, लोअर जॉ लिखिए, उसके आगे एरो बना दीजिए। ठीक है, ये जो आपका अपर जॉ है इसको बोलते हैं ये MAXILLE। ठीक है, और जो आपका लोअर जो है वो आपका मैंडिबल, MANDIBL। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये वाला पार्ट है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका लोअर जॉ है। ठीक है, और ध्यान रखना ये लोअर जॉ जो होता है ये आपके मसल से और उससे टेंडून से आपके इससे जुड़ा होता है। तो आपका जो ये अपर जॉ जो लोअर जॉ है उसमें कौन सा जॉ ऊपर नीचे होता है, दोनों होते हैं खाली एक होता है? एजुअल है कि सिर्फ इसमें कौन सा जॉ आपका हिल रहा है, ये नीचे वाला। ठीक है, और यही वो लोअर जॉ या मैंडिबल है जो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है आपके पूरी स्केलेटन में। ठीक है, यानी कि अगर किसी के घूसे से अगर आपका लोअर जॉ टूट जाता है तो आप ये मान के चलिए कि उसने सबसे दमदार घूसा मारा है, क्योंकि ये सबसे आपकी क्या है, आपकी सबसे टफेस्ट बोन है या स्ट्रॉन्ग बोन है आपकी मैंडिबल जो होती है नीचे वाली जबड़े। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ये थोड़ा सा एक आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग किसमें, चेस्ट बास्केट में। हेडिंग डाल दो चेस्ट बास्केट, चेस्ट बास्केट। तो जैसे कि आपके जो चेस्ट बास्केट है उसमें क्या है, एक ये बीच की आपकी स्टर्नम है, इसको आप महसूस कर सकते हैं जहां आपकी कॉलर बोन मिलती है, ये बिल्कुल बीचों बीच जो है आपकी स्टर्नम है। ठीक है, ये क्या होती है, सिर्फ एक होती है आपकी, यहां से शुरू होगी और नीचे तक आपकी जाएगी। ठीक, असली क्वेश्चन वो पूछते हैं आपसे किससे, रिप्स से लेके पूछते हैं। हेडिंग डाल दो रिप्स, यहां से वो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए रिप्स। तो इसमें लिखिएगा देयर आर 12 pairs of ribs. There are 12 pairs of ribs. 12 pairs of ribs. अच्छा, जहां आपने 12 pairs of ribs लिखा है वहां एक ब्रैकेट करके लिखो 7 + 5। ये बताऊंगा क्यों, लिख दीजिए 7 + 5, ये फॉर्मूला याद रखना, 7 + 5। There are 12 pairs of ribs। ठीक, लिख दिया सबने? अब अगला पॉइंट आके लिखिएगा, the first 7 pair, the first 7 pair, the first 7 pairs of ribs are attached to sternum. The first 7 pairs of ribs
आर अटैच टू स्टर्नम, अटैच टू स्टर्नम, अटैच टू स्टर्नम। लिख दिया सबने? आउट ऑफ 12 जो आपकी शुरू की 7 है वो स्टर्नम से अटैच है। तो डायग्राम की तरफ देखो, हम मान के चलते हैं 7 में या यहाँ पूरे ही बन पाएंगी ना, बनी है। जैसे ये फर्स्ट है, देखो ये आपके स्टर्नम से अटैच है, यहाँ पे अटैचमेंट स्टर्नम से। ये आपकी दूसरी हो गई, ये आपकी तीसरी हो गई, ये आपकी फोर्थ, ये आपकी फिफ्थ, ये आपकी सिक्स्थ, और ये वाली आपकी सेवेंथ। ठीक है, ये स्टर्नम से अटैच है। क्लियर है यहाँ तक? 1 2 3 4। ठीक है, ऐसी यहां पर भी है 1 2 3 4 5 6 7। ये आखिरी में यहां से आके स्टर्नम से अटैच करेगी। ठीक, तो इसके आगे लिखो, द फर्स्ट 7 पेयर अटैच टू स्टर्नम, therefore they are called true ribs, therefore they are called true ribs। क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ट्रू रिब्स जो है वो किसे कहते हैं? तो ट्रू रिब्स, या ऐसे पूछते हैं ट्रू रिब्स कितनी होती है, तो क्या टिक करोगे? 7 होती है, और ये वो ट्रू रिब्स होती हैं जो आपके स्टर्नम से अटैच होती है। क्लियर है यहाँ तक अरुण, सोनाली, शिल्वी? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं, बची 5। ठीक है, तो अगला पॉइंट में लिखो, द लास्ट फाइव डू नॉट आर्टिकुलेट विद स्टर्नम, या डू नॉट फ्यूज, या डू नॉट आर्टिकुलेट विद स्टर्नम। तो मैंने 7 + 5 लिखा है। द लास्ट 5 डू नॉट आर्टिकुलेट विद स्टर्नम या फ्यूज विद स्टर्नम। तो भाई वो जाति कहाँ है? जाति कहाँ है? अगर आप यहां से देखो, 7 तो हमने यहाँ ट्रू रिब्स कर दी गई। अब देखो यहाँ पे जो ये 8वीं आपकी आ रही है, अगर आप डायग्राम देखो यहाँ पे ये दिखा रखी है, ये 8 मान के चलो, ये एक्चुअल में जो 7th है उससे आके फ्यूज हो जा रही है। 8वीं को जो 8 आपकी रिब्स है उसको होना था स्टर्नम के साथ, पर वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो जो 8 वाली रिब्स है वो आपकी 7th में जाके फ्यूज हो जाएगी, और 7 जो है स्टर्नम तक जा रही है। तो यानी कि जो बाकी की आपकी होंगी क्या, 9 और ये सब जाके आपकी किससे हो रही है? इससे 9 10 मान के चलो 10 तक, ये आपकी जो ऊपर वाला आपका रिब है उससे आके, जो उससे ऊपर वाला रिब है उससे फ्यूज हो जा रही है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, लाइन पर करो, द लास्ट 5 डू नॉट फ्यूज या आर्टिकुलेट विद स्टर्नम, हेंस दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स, हेंस दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉल्स रिब बोलते हैं। तो ऐसे करके आपका ये 7 + 5 का फॉर्मूला आपको याद रखना। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया, समझ में आ गया। अब एक थर्ड चीज है, क्या कहते हैं और क्या होता है, ये जो आपकी 5 है ना, 5 में से सिर्फ 3 जो होती है वो ऊपर से आके फ्यूज हो जाती है। अब डायग्राम की तरफ देखो, ये जो आपकी 8th है ये 7th पे आके फ्यूज हो गई, ये जो आपकी 9th है ये 8th में जाके फ्यूज हो गई, और जो आपकी यहाँ पे 10th है ये जाके 9th में फ्यूज हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब बची कौन सी आपकी? 11 और 12। ये क्या होती है? ये यहां पे आके ऐसे, ये बस ऐसे आके छूट जाती है, ऐसे यहां पर ये आके ऐसे छूट जाएंगी। अगर आप थोड़े पतले हो तो आप इसको महसूस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ऐसे नुकीली दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसको लिख लो, द लास्ट 2 रिब्स, ये आउट ऑफ द 5, जो 11 और 12 है, लिखना है तो लिख दो 11th and 12th। द लास्ट 2 रिब्स 11th and 12th are called floating ribs, 11th and 12th are called floating ribs, are called floating ribs। ठीक है, तो ये देखो 2 11 और 12 जो है फ्लोटिंग रिब्स। ये अगर आप बहुत पतले हैं और आप ऐसे छुएंगे ना नीचे अपने, थोड़ा सा कमर के पास थोड़ा सा ऊपर लेके थोड़ा सा दबाना हाथ से, तो आपको ये 2 हड्डियां दिखाई देंगी ऐसे। या कोई छोटा बच्चा है, क्योंकि बच्चों का इतना मसल वो फैट जमा नहीं होता है, तो आपको वो छोटे बच्चे के भी दिखाई देंगे 11th और 12th। और यही वो रिब्स सबसे खतरनाक होती है, जब किसी का एक्सीडेंट होता है सबसे पहले यही रिब्स टूटती है, क्योंकि ये किसी से फ्यूज तो होती नहीं है। जैसे कि आपकी 8th है, 9th है, 11th ऊपर से फ्यूज है तो वो सेफ रहती है। ये 11 12 टूटने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। या जो आपके बॉक्सिंग के मैचेस होते हैं, या टैक्वांडो होता है, या जो भी ऐसे फाइट वाले मैचेस होते हैं, उनमें ये रिब्स जो होती है पंच मारने में टूट जाती है, और जैसे टूटती है ये अंदर की ओर जो है वो मसल में या आपके लंग्स में जाके क्या करती है, उसको पंचर कर देती है। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है सोनाली, अरुण, शिरवी, यस ठीक। तो इस तरीके से आपको 7+5 और 5 में भी सबसे लास्ट की 11th-12th जो है वो आपको ध्यान में रखना। ठीक, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे रिप्स खत्म। कल जो है हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अनु प्लीज उसको जितनी जल्दी उसको डाउनलोड कर लो कि मैं वो टेस्ट कभी भी बीच में दे दूं तो आप उसको कर लें, ठीक है। चलिए ना।